What's up guys? I hope you are doing well. You वीर वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्त? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो सबसे पहले तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से एंजॉय कीजिए, अच्छे अच्छे फेस्टिवल हैं, प्यारे प्यारे से अच्छे से खुशी से अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और फेस्टिवल जो होते हैं वो हम लोग को एक नई ऊर्जा देते हैं, नई अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम लोग को उमंग से भर देते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है ये आप लोगों के अंदर एक नई एनर्जी जनरेट करने का रीजन होना चाहिए, ताकि आप लोग अपने जो टारगेट हैं उनको अचीव कर सको, अपने जो गोल हैं उनके लिए काम कर सको। और जिंदगी में जितनी जल्दी आप लोग अपने गोल के पास में पहुंचोगे उतनी ही अच्छी आगे की जिंदगी आप लोग की चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जल्दी से जो ये भी जिसको भी लगता है कि यार ये कितना रिग्रेसिव फेज चल रहा है, उसको एंजॉय करना स्टार्ट करो और जल्दी से इस फेज से निकलो और फिर देखो कि कितना मजा आएगा मंजिल पर। आप लोगों ने देखा होगा कि मंजिल पर जाने में मजा, मंजिल पर पहुंचने में मजा तभी आएगा अगर आप लोग सफर को एंजॉय करना स्टार्ट कर दो। पता चला आप लोगों को जाना है कहीं घूमने के लिए और रास्ते में लड़ते झगड़ते इरिटेट होते हुए जा रहे हैं, मंजिल पर जाकर भी कोई मूड ज्यादा अच्छा रहने वाला नहीं है। पर लेकिन एक एक चीज को निहारते अगर आप लोग जाए, ये जैसे कि सड़क पर जा रहे हैं तो यहाँ पर साइड साइड में पेड़ आप लोगों को दिख रहे हैं, कहीं झील दिख रही है, नदियां, कहीं पशु पक्षी दिख रहे हैं, उस एरिया में क्या क्या चीजें हैं, तो आप लोग अच्छे से उसको एंजॉय करते जाए, फिर देख कितना मजा आता है। तो जर्नी को एंजॉय कीजिए, डेस्टिनेशन तो अपने आप मजा आएगा ही आएगा जाकर वहां पर जब पहुंचोगे। तो आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये ईस्ट साइबेरियन सी, जाकर इसको मैप में नहीं हारेगा। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आइए देख लेते हैं कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। काफी प्यारे आर्टिकल है, काफी कुछ शानदार आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है इस आर्टिकल के बारे में, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से रिलेटेड है और कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी। हमारी कंट्री किस तरीके से पाकिस्तान को घेरने की भी कोशिश कर रही है और पाकिस्तान को अभी किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि फरवरी में भी मीटिंग होने वाली है तो उससे पहले रिव्यू मीटिंग है। तो डिटेल में जानेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, क्या कंडीशन है, किसके द्वारा बनाया गया और हमने इसको कब ज्वाइन किया। आप लोगों को पता है हम लोगों ने कब ज्वाइन किया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को? आप लोग बताइए कब ज्वाइन किया। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या हम लोग फाउंडिंग मेंबर हैं? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यूबा के बारे में बात की जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते रायता फैला रहे हैं, क्यूबा के ऊपर सैंक्शन लगाकर जा रहे हैं। प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश की गई थी, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐसी हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे यहां से वो निकले तो जो बाइडन आए तो पहले वो इन्हीं को सुधारने में उनके 4 साल चले जाएं। तो ऐसा कुछ हरकतें उनके साथ, उनके द्वारा ईरान के साथ में की गई, अब यहां पर क्यूबा के साथ में देखने को मिल रही है। तो आगे देखते हैं कंडीशन क्या बनती है, तो समझेंगे आर्टिकल को कई सारे एंगल के साथ में। ये जो दोनों आर्टिकल है हमारी कंट्री में जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में है, पर लेकिन इस वाले आर्टिकल में काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया गया है, तो उन आर्टिकल के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। खासकर जो आर्टिकल 100 है उसके बारे में काफी डिटेल में मैं आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करूंगा। और एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जानेंगे जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं। तो कुछ जिस्ट आप लोगों को दूंगा और बाकी कौन से फॉर्म लो हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ताकि जिसको नहीं पता है उसको पता चल जाए और थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। ये जो आर्टिकल है इसमें बेसिकली क्या बोला गया है, अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक मीडिएशन पैनल या एक कमेटी बनाने की बात की गई है, ताकि यहां पर जो डिफिकल्ट कंडीशन बनी हुई है किसानों के और गवर्नमेंट के बीच में उसका निपटारा किया जा सके। पर लेकिन सबसे बुरी बात जो यहां पर है इस कमेटी को लेकर वो ये है कि जो 4 मेंबर यहां पर देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे मेंबर वो हैं जिन्होंने फार्म जो एक्ट है उनको सपोर्ट किया है। यानी कि एक तरीके से ये जो कमेटी है ये प्रॉपर इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से कैसे आप लोग सिचुएशन को सुधारोगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे लोग होने चाहिए जो ओपन माइंडेड थे और इसको बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। पर लेकिन अगर जो पब्लिकली सपोर्ट कर रहे हैं यहां पर उन्हीं की कमेटी बना देना, तो ये कितने हद तक सही है, तो ये इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो ये बातें हैं यहां पर। कर्नाटक के बारे में बेसिकली बात की जा रही है, आप लोगों को पता है रिलीजन, काउ पॉलिटिक्स और वो सब चीजें, तो हमारे लिए ये काम का नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर कोविड-19 की दवाई के बारे में बात की जा रही है। तो कोविड-19 की दवाई अगर मार्केट में आती है, अगर लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, सोचिए स्टार्टिंग में कोविड-19 की दवाई यहाँ पर दी कुछ लोगों को और कुछ लोगों की जो हालत और ज्यादा बेकार हो गई जितनी पहले थी। तो इसके चलते क्या होगा, एक बार लोगों का अगर ट्रस्ट ब्रेक हो गया तो उससे काफी बुरी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इसीलिए कम से कम ऐसी दवाई तो लेकर आए कि लोग जो है वो दवाई पर भरोसा कर सकें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए लोग दवाई से ही बचने लगे, तो वो वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉपर ट्रायल के थ्रू आप लोगों को दवाई लेकर आनी चाहिए, प्रॉपर एक तरीके से एनालिसिस के थ्रू आप लोगों को दवाई को जनता तक पहुंचाना चाहिए। दवाई को नॉर्मली 3 तरीके से देखा जाता है। एक तो दवाई है कि हेल्थ को बिल्कुल फिट बना देगी, एक दवाई है ना फिट बनाएगी और जैसी है ना उसमें कोई सुधार करेगी, जैसा का जैसा है वैसा छोड़ देगी, तीसरी है बेकार कर देगी। तो तीसरे वाली तो कंडीशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये एक बार को चल जाती है दूसरे वाली। तो इसीलिए यहां पर कहा गया कि एक बार को ट्रस्ट कर ला आप लोग, मेडिसिन जो बना रहे हैं उनका प्रोसीजर को समझ के
और तब आप लोग उनको इंप्लीमेंट कीजिए। इमरजेंसी अप्रूवल जो है वो अगर ट्रस्ट ब्रेक कर दिया तो फिर कोई भी दवाई नहीं लेगा और कंडीशन जो है और ज्यादा गहरा सकती है, उसके बारे में बात की जा रही है। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है यहां पर, यूएसए में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको अभी कंपेयर किया गया था चाइना के द्वारा जो हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहा था। तो यहां पर राइटर जो बोल रहे हैं कैसे कंपेयर कर सकते हो यार दोनों को, दोनों बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है, आप लोग इनको कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा काफी, आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा आखिर बोला क्या गया और रियलिटी में क्या है। ये कार्टून है यहां पर, इसके बारे में भी हम लोग यहां पर नजर डालेंगे। डेटा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं देखेंगे। कल का डेटा पॉइंट बचा हुआ उसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। अगर डिस्कशन के बाद में आप लोगों को लगता है यार लेक्चर की पीडीएफ होनी चाहिए तो 1,25,000 से ज्यादा मेंबर यहां पर जुड़े हुए हैं टेलीग्राम के ऊपर, इसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठे आप लोगों को मिल जाती है। बाकी मेरे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। अभी फिलहाल पढ़ लीजिए, बाद में कनेक्ट हो जाना, कहीं नहीं भाग रहे हैं, यहीं पर ही रहेंगे। ये बस उनके लिए जो ऑलरेडी है वहां पर, और जो है अभी रहने दीजिए, एग्जाम पास में आ रहा है तो अच्छे से आप लोग फोकस कीजिए, पर टेलीग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाइए। यहां पर पढ़ाई से रिलेटेड मैक्सिमम चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कार्टून क्या है यहां पर, कार्टून में आप लोगों को बताना है कार्टून क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर कौन है और ये कौन है और ये कौन है, तीनों कौन कौन है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर कार्टून। अभी 40 से 50 शब्द में आप लोग इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, देखता हूं किसकी अंडरस्टैंडिंग है यहां पर कार्टून को लेकर। तो ये पिक्चर परसेप्शन टेस्ट की तरीके से आप लोग ले सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा हो ना, जब आप लोग जाते हैं जब एसएसबी देने, वहां पर ये पिक्चर परसेप्शन टेस्ट आता है, तो उसी के बेस पर आप लोग भी अपना परसेप्शन दीजिए। ठीक है, आइए सबसे पहले यहां पर एक छोटा सा जो आर्टिकल है उसके बारे में आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूं। यूएसए के अंदर अभी प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो ये जो प्रोटेस्ट था ये किस लिए था, ये इसलिए था क्योंकि आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं, वो नहीं चाह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गद्दी छोड़कर जाए और डोनाल्ड ट्रंप गद्दी पर काबिज रहे। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट यहां पर देखने को मिला। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो डेमोक्रेटिक तरीके से जो इलेक्शन हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसीलिए जो यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर थे वो आकर यहां पर चढ़ गए और इसकी वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिली। तो ये बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप लोग हांगकांग के प्रोटेस्ट के बारे में बात करें, हांगकांग एक ऑटोनोमस रीजन नॉर्मली माना जाता है यहां पर, जो कि कहां पर है, चाइना के पड़ोस में। ये वो हांगकांग है जो कि 1997 में ब्रिटिश के द्वारा चाइना को ट्रांसफर किया गया था। तो उस टाइम पर यहां पर ब्रिटेन के द्वारा यह बोला गया था चाइना को, देखो यार तुम्हारा यहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, पर लेकिन हांगकांग में डेमोक्रेसी है, क्योंकि हांगकांग हमारे अंडर में था अब तक। तो आप लोग बोले, अगर बोले तो आप लोग हांगकांग को अपना पार्ट बना सकते हैं, तो एक कंट्री हो जाएगी पूरा हांगकांग और चाइना। पर लेकिन एक कंट्री में दो सिस्टम फॉलो करोगे आप लोग। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप लोग अगर ऑटोक्रेटिक तरीके से चीजों को लेकर चलते हो तो चलते रहिए, पर लेकिन हांगकांग में डेमोक्रेसी रहेगी, उसमें आप लोग इंटरफेयर नहीं करोगे। तो ये बातें यहां पर बोलेगी। पर लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना ने इसको यहां पर हैम्पर करने की कोशिश करी। तो चाइना ने यहां पर जो हांगकांग के अंदर कोई भी अगर कोई कंडीशन चल रही है उसको वहां पर प्रॉपर वे में ऐसे करने की कोशिश की ताकि वो प्रॉपर वे में आगे नहीं बढ़ सके। अगर हांगकांग में किसी ने चाइना के खिलाफ कुछ बोल दिया तो उसको हांगकांग से निकालकर चाइना में लेकर आओ और चाइना में सजा दो। तो एक्सट्रेडिशन जो यहां पर बेसिकली बिल लाने की कोशिश की गई। इसी के साथ में फिर यहां पर वाटर रिवॉल्यूशन देखने को मिला। तो हांगकांग याद रखेगा, पर्ल रिवर है, उसकी एस्चुरी पर आप लोगों को हांगकांग देखने को मिलेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। और वाटर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये भी हांगकांग से ही रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और 1997 में यहां पर ये ट्रांसफर किया गया था ब्रिटेन के द्वारा चाइना को, किस सिस्टम के थ्रू, ये है वन कंट्री टू सिस्टम। तो ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे एग्जाम में, तो याद रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि जैसे ही यहां पर यूएसए के अंदर प्रोटेस्ट हुए और जैसे ही हांगकांग के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो चाइना की साइड से कमेंट निकल कर आता है कि यूएसए के अंदर भी ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं जैसे हांगकांग में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे। अरे भाई, हांगकांग में जो प्रोटेस्ट थे वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए थे, और जो यूएसए में प्रोटेस्ट है वो डेमोक्रेसी को बर्बाद करने के लिए। तो दोनों को कैसे कंपेयर आप लोग कर सकते हो, तो ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट एंगल है यार, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई। तो चाइना हमेशा अपनी चीजों को पैसिफाई करने की कोशिश करता है गलत तरीके से। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में एक फैक्ट्री थी यहां पर अभी रिसेंटली जो यहां पर आईफोन की, उसके अंदर आग लग गई बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, तो उस टाइम पर चाइना का तुरंत कमेंट निकल कर आया कि देखो, आप लोग बोल रहे थे ना कि कोविड-19 के चलते चाइना को छोड़कर जब वो सारी कंपनी जाने की बात करी थी, बाहर ऑफिस स्टेब्लिश करें, तो देखो इंडिया के अंदर क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। अरे भाई, वो दूसरी कंडीशन थी वहां पर, उसके इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर जो बेसिकली वो जो वर्कर थे वहां पर उनको प्रॉपर उनकी सैलरी वेजेस नहीं मिल रही थी, तो उसका कंडीशन था। सिक्योरिटी का कहां से इशू आ गया यहां पर ऐसे, तो ये इमेज खराब करने की कोशिश की जाती है तुरंत यहां पर, अगर इस तरीके से जरा से भी कोई ऐसी कोई सिचुएशन देखने को मिलती है। अलग ऐसे एंगल दिखाने की कोशिश की जाती है जिसका धरती और जिसका वो नहीं कहते जमीन और आसमान का कोई रिलेशन ही नहीं है, बिल्कुल दोनों अलग अलग है, तो उनको मिलाने की कोशिश की जाती है। तो ये सिचुएशन आप लोग समझिएगा। तो ये थी यहां पर कुछ बातें जिसके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है। ठीक है,
आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जो कि आप लोग अटेम्प्ट करने हैं, तो 200 से 250 शब्द में आप लोग लिख सकते हैं। फिर से मैं बोलता हूं, अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी करें या फिर किसी और एग्जाम आईबीपीएस या बैंकिंग के जहां पर ऐसे पूछा जाता है, तो आप लोग इसको निबंध की तरीके से लिख लीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए यार, अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आप लोगों को हलवा लगेगा जब आप लोग एग्जाम में जाकर बैठोगे, पर लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हलवा नहीं अखरोट लगेगा, दांतों से टूटेगा भी नहीं। ठीक है, क्या बात की जा रही है, फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स के क्या क्या मैंडेट होते हैं और क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि जो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल है इसके जनादेश और उद्देश्य आप लोगों को बताने, और दूसरा भारत और पाकिस्तान के संबंध के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसके ऊपर आप लोगों को चर्चा करनी है, डिस्कस करना है। तो ये आप लोग लिखिएगा अच्छे से। और कई सारे बच्चे क्या प्यारा आंसर लिख रहे हैं यार, रियलिटी में इसी तरीके से लिखते रहो, जाकर देखो तो सही 1 मिनट किस तरीके से आंसर लिखे जा रहे हैं, और आप लोग भी जब लिखना स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों के सामने आज की डेट में अगर बात करें, फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स FATF जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बोलते हैं, उसके अंदर 39 यानी कि 39 मेंबर हैं FATF के अंदर में। पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमारी कंट्री इसका मेंबर बनी कहां पर, ये बनी 2010 में जून के महीने में। पहले हम लोग इसका ऑब्जर्वर स्टेटस में हम लोग गए फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स के 2006 में। तो कहने का मतलब ये है फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स के हम लोग फाउंडिंग मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स में अगर यहां पर बात करें से पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। तो पाकिस्तान क्यों छटपटा रहा है ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए, तो वो इसलिए छटपटा रहा है, अगर वो ग्रे लिस्ट में रहता है तो इकोनॉमिक सैंक्शन उसके ऊपर लगाए जाते हैं IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसको यहां पर प्रॉपर वे में हेल्प प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी इन बैंक के द्वारा, और अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो फिर तो इसके मुंह पर और कालिक फूट जाएगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि और ज्यादा बुरी कंडीशन हो जाएगी। अब यहां से अगर ये लोन लेना चाहता है तो आसानी से इसको लोन नहीं मिल पाएगा, और या फिर दूसरी कंट्री भी यहां पर आकर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेगी। इंटरनेशनल ट्रेड भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा, और इसी के साथ में दूसरी कंट्री भी इसको बाइकआउट करना स्टार्ट कर देगी कि यार ये तो टेररिस्ट को फंड करते हैं, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, तो ऐसी कंट्री में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा कुछ होता है तो होता क्या हो रहा है, तो पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ जाएगा। इसके चलते ना तो कल को पाकिस्तान प्रॉपर में अपनी कंट्री में इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा, जो देखिए वहां पर भी यूथ है, वहां पर भी जनता है, वो भी चाहते हैं कि उनको भी जॉब मिले। जैसे हमारी कंट्री में जो यंग लोग हैं जो पढ़ लिख कर आगे आते हैं, जो एक तरीके से चाहते हैं कि अपना फ्यूचर अच्छे तरीके से लेकर चले, हर कंट्री में कुछ ना कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि बेकार होते हैं। इसका मतलब नहीं पूरी कंट्री बेकार है, तो वहां भी अच्छे लोग हैं, वहीं पढ़ना चाहते हैं, वो भी शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, पर लेकिन उनकी वहां पर चलती नहीं है फिर जब कुछ ऐसे कंटेंट सोसाइटी में ज्यादा हो जाते हैं। तो इसी के चलते यहां पर न तो इंप्लॉयमेंट होता है, महंगाई बहुत ज्यादा रहती है, प्रॉपर पब्लिक में वहां पर अनरेस्ट देखने को मिलता है, बहुत सारी ऐसी जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर पाकिस्तान बाहर निकलता है तो खस्ता हालत थोड़ी सुधरती नजर आएगी। तो इसी को सुधारने के लिए पाकिस्तान के द्वारा कई सारे स्टेप उठाए गए हैं। तो पहले थोड़ा सा फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूं जिसको नहीं पता है। G7 ग्रुप है, G7 ग्रुप के अंदर जो कंट्री है इनके द्वारा 1989 में यहां पर इसको स्टार्ट किया गया था। 1989 में जब स्टार्ट किया गया तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। 1989 में जब इसको स्टार्ट किया गया था उस टाइम पर जो फोकस था वो ओनली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था, यानी कि गलत तरीके से कमाई गई मनी को जब सिस्टम में लाने की कोशिश की जाती है तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, यानी कि एक तरीके से काले धन को एक तरीके से व्हाइट बनाने की कोशिश की जाती है। तो G7 कंट्री को लग रहा था बहुत ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें चल रही हैं, तो इन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया। G7 कंट्री में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए है। इसमें रसिया भी था पहले जब इसको G8 बोलते थे, लेकिन उसको बाहर निकाल दिया क्रीमिया इशू को लेकर। क्रीमिया में रेफरेंडम कराया गया और रसिया ने क्रीमिया को अपने साथ मिला लिया, जिसके चलते यहां पर तब से लेकर अब तक का रसिया के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगाए गए हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर रेफरेंडम से तो होकर चला था काम, पर लेकिन रेफरेंडम वो था वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर वे का रेफरेंडम नहीं था, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर फिर 2001 में जाकर जब यूएसए के ऊपर अटैक किया गया तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया, क्योंकि ये दिख रहा था कि टेररिस्ट जो एक्टिविटी करते हैं उनको कौन गाड़ी देता है, उनको कोई हवाई जहाज देता है, बिल्डिंग में से हवाई जहाज निकाल देते हैं वो, तो कहां से उनके पास से पैसा आता है। तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग आज के में 2 मुद्दों पर काम करता है फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स। फ्रांस में, पेरिस के अंदर इसका फ्रांस में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 39 मेंबर हैं, इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज यूज की जाती है। रिसेंटली अभी इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं इनका नाम याद रखिएगा, नाम है इनका मर्कस प्लियर। ठीक है, तो ये है फिलहाल अभी, पहले चाइना के थे यहां पर, तो जिंग मिंग ल्यू करके थे शायद आई थिंक, तो यहां पर पहले वो थे, पर लेकिन अब ये है यहां पर, तो मर्कस प्लेयर है, इनका नाम भी याद रखेगा। तो म्यूचुअल इवोल्यूशन के थ्रू यहां पर काम किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में या फिर आगे इसके ऊपर सैंक्शन क्यों नहीं लग पाते हैं, उसके कई सारे मुद्दे हैं। मुद्दे क्या क्या है, मुद्दे क्या है, जो 39 मेंबर है अगर इनमें से 3 मेंबर ने भी ये बोल दिया कि इसको यहां पर उस लिस्ट में नहीं डालना है, तो फिर यहां पर पाकिस्तान उस लिस्ट में नहीं जाएगा। इसका
मुद्दा ये देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो यहां पर सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। इनमें से एक तो चाइना आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक मलेशिया जो खुलकर सामने आता है, एक तुर्की है जो हमेशा इंडिया को यहां पर क्रिटिसाइज करता है। तो चाइना, मलेशिया और तुर्की जो है ये यहां पर ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते पाकिस्तान जो है वो धड़ल्ले से ऐसे काम करता है। तो अभी रिसेंटली ये आर्टिकल क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये आर्टिकल इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यहां पर अगर बात करें, अभी यहां पर जो स्पीच देखने को मिली हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। इन हिज स्पीच टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 20 ईयर्स सिंस द रिजोल्यूशन, जो यहां पर अभी देखने को मिला किसके बारे में, यह था वॉर अगेंस्ट टेरर। ये यूएस के अंदर जब 9/11 का अटैक हुआ था, तो हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा ग्रेटर कोऑर्डिनेशन की बात की कि टेररिज्म पर सारी एजेंसी जो है वर्ल्ड वाइड वो साथ में आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला यहां पर, अभी आप लोगों को बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है आज के दिन में जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इसमें कितने मेंबर हैं? इसमें ओनली 39 मेंबर है। पर लेकिन अगर यूएन के बारे में बात करें तो यूएन में कितने मेंबर हैं? यूएन में 200 के करीब मेंबर हैं। मैं जानबूझकर पूरा नंबर नहीं बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों के लिए है यहां पर। तो नियरली 200 के करीब है, पर लेकिन कुछ कम है। कुछ कम कितने हैं? 5, 6, 7, 8 कितने कम है वो आप लोगों को बताना है। वो क्वेश्चन आप लोग लेंगे यूएन में कितने मेंबर हैं आज के डेट में। तो यहां पर समझिए इसके कई गुना यहां पर मेंबर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जो कि यूएन के अंदर है। तो हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा यह बोला गया कि यूएन और एफएटीएफ अगर मिलकर काम करे एक साथ में टेररिस्ट जो फाइनेंसिंग इसको और इसी के साथ में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का, तो ये ज्यादा अच्छा मुद्दा हो सकता है। यानी कि अभी जो पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है वो 39 मेंबर के सामने हो रही है, तब यहां पर बेइज्जती होगी वो नियरली 200 मेंबर के सामने होगी। यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में पाकिस्तान की बेइज्जती होगी। अगर कोई भी कंट्री ऐसी हरकतें करता है तो यहां पर बेइज्जती होती नजर आएगी। तो यूएन के जो बेसिकली टॉप डेजिग्नेटर जो टेररिस्ट की लिस्ट में, क्योंकि यूएन भी इस फील्ड में काम करता है, तो अगर यहां पर मिलकर यूएन के साथ में अगर काम किया जाए तो यह काफी अच्छा मुद्दा हो सकता है। और ऐसा एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई है। आप लोग क्या सोचते हो, टेररिस्ट के पास में बस मनी यहां से आती है कि आप लोग बोलते हो कि एक्सटोर्शन से या फिर मनी लॉन्ड्रिंग से या फिर कोई ड्रग यानी कि उल्टे सीधे ये पदार्थ बेचते हैं नशीले, या फिर वाइल्ड ट्रैफिकिंग से फंड इकट्ठा करके लेकर आते हैं। ये तो बेसिक मुद्दे हैं ही हैं। इसके अलावा अभी फिलहाल डिजिटल करेंसी ये भी काफी बड़े मुद्दे हो गए हैं। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसको नॉर्मली आप लोग एक्सेस भी नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है वहां पर भी कोई टेररिस्ट बैठा हो तो उनके पास में अब एक नया तरीका हो गया है भाई साहब यहां पर करेंसी को आगे लेकर आने का, जिसके चलते वो पैसा कमा सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा और टाइट होना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर रेफरेंस दिया गया है पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए, और यहां पर बोला गया कि आज की डेट में जो यूएन है और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उनको मिलकर काम करना चाहिए ताकि इस कंडीशन को सुधारा जा सके। तो इसी के साथ में जो अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान यहां पर सेफ हेवन रहता है और वो काफी लार्ज स्केल पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो उनको तो ध्यान देना है। और इसके साथ में 5 स्टार आप लोगों से 5 स्टार होटल में चलते हैं, तो 5 स्टार एक तरीके से एक 5 स्टार जो ट्रीटमेंट दिया जाता है कई सारी ऐसी कंट्री में, पाकिस्तान में इनको बिल्कुल दामाद के तरीके से रखा जाता है। जैसे शादी के बाद में ना दामाद जी आए हैं ससुराल में, तो वहां पर बिल्कुल उनकी देख रेख की जाती है कि भैया दामाद जी हैं, तो बहुत अच्छे से रखा जाता है। तो ससुराल ही एक ऐसी चीज जहां पर ही मानता है दामाद को सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है, चाहे उस इंसान को घर में कोई पूछता ना हो पर लेकिन ससुराल में सब पूछेंगे। तो वही कंडीशन है। तो सिचुएशन यहां पर क्या देखने को मिल रही है कि यहां पर आज के डेट में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके बंदे हैं उनको उनकी कंट्री में एक तरीके से उनकी कंट्री में उनको इतनी इज्जत जाती है, बाहर की बाहर में और जगह उसको आप लोगों को बेइज्जती देखने को मिलेगी। तो जो दामाद वाली बात है उसका अपोजिट है यहां पर, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि उनको 5 स्टार फैसिलिटी दी जाती है वो सुधारनी पड़ेगी। तो इसी के चलते अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कमेटी मीटिंग होगी, पर एशिया पैसिफिक ग्रुप इसको रिव्यू कर रहा है ताकि रिकमेंड दे सके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को। यानी कि एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप जो है वो इसका बच्चा है, वो इसको बताएगा कि ऐसा ऐसा चल रहा है और फिर यहां पर डिसीजन लेगा। तो इसके चलते जो ग्रे स्टेटस है उसका पाकिस्तान का वो मेंटेन रखना है या डाउनग्रेड करना है ब्लैक लिस्ट में, या फिर इससे भी निकालना है। तो इंडिया यानी कि हमारी कंट्री जो है उसको काफी अच्छे से देख रहे हैं कि क्या यहां पर हो सकता है। तो उसी के चलते फोकस ये दिया जा रहा है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं आज के में जिसके बेस पर ऑल ओवर वर्ल्ड में टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाई जाती है। तो आप लोगों को यहां पर फोकस देकर चलना पड़ेगा ताकि जो पॉलिटिकल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार ऐसे इश्यू निकल कर आते हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो इनको किस तरीके से ब्लॉक और किस तरीके से अनब्लॉक करना है। तो कई सारी कंट्री अपने फायदे के लिए यहां पर काम करती है, जैसे कि चाइना क्या करता है, चाइना अभी फिलहाल जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने से रोक रहा है। चाइना के साथ में तुर्की और मलेशिया ये भी इसके लंगोटिया यार हैं। तो आज की डेट में कौन कौन कंट्री काम कर रहा है, तो चाइना काम कर रहा है, ठीक है, इसी के साथ में तुर्की काम कर रहा है, ठीक है,
उसी के साथ में यहां पर मलेशिया काम कर रहा है। तो ये 3 कंट्री ऐसी हैं जो कि इनका जो पॉइंट है वो आकर मिलता है कहां पर, पाकिस्तान पर। तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं यहां पर ये, ताकि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में न पहुंचाया जाए। जबकि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने की हरकतें कर रहा है, तो इसलिए इंडिया जो है वो काफी ज्यादा सतर्कता से ध्यान दे रहा है यहां पर, और इसलिए यहां पर इनका भी नाम यहां पर लपेट लिया कि यहां पर कुछ कंट्री ऐसी हैं जो ऐसी हरकतें कर रही हैं। तो ये सही नहीं है। तो 3 कंट्री अगर यहां पर बोल देती है कि भैया इसको उसमें नहीं लेकर जाना है, कोई भी सैंक्शन लगाना है, तो ये रुक जाते हैं। पर लेकिन इन 3 कंट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता रहेगा इंडायरेक्ट में, तो इनकी भी इमेज खराब होगी ना इंटरनेशनल लेवल पर, तो उनको आप लोगों को समझना पड़ेगा। जयशंकर साहब जो हैं, अगर बात करें तो ग्लोबल स्ट्रगल आज के दिन में कर रहा है टेररिज्म के साथ में। ऐसा नहीं है याद से 2001 से इंडिया कई बार यहां पर ये बोलता था कि भाई साहब हमारा पड़ोसी देश अच्छा नहीं है, तो वो क्या करता है, बार बार हमारी कंट्री में टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाता है। तो इंडिया जब भी ये बोलता था, तो ये बोलता था कि मैक्सिमम जो वर्ल्ड की कंट्री ये बोलती थी कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है ना, तो इसलिए इंडिया बार बार पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते रहता है, उसको ढंग से नहीं लिया गया। पर लेकिन जैसे ही आईएसआई का फंडा मिला और बम ब्लास्ट होने स्टार्ट हुए यूएसए के अंदर, यूरोप के अंदर, अलग अलग कंट्री में, तो उनकी आगे खुल गई तुरंत कि नहीं यार, हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनको तुरंत समझ में आ गया। तो ये वही है कि तुम्हारा कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, तो जब तक तुमको ये प्रॉब्लम हो रही है, जब तक हमको प्रॉब्लम हो रही है कोई बात नहीं है, तब तक तुमको प्रॉब्लम हो रही है, तब तुमको समझ में आया कि रियलिटी में प्रॉब्लम है। तो उसके बाद में सबकी आंखें खुली, फिर यूएन में चीजों को सपोर्ट किया गया। तो जाकिर रहमान लखवी हो गए, हाफिज सईद हो गए, जैसे मोहम्मद मसूद अजहर हो गए, ये सब जो वांटेड लिस्ट में डाले गए और पाकिस्तान के द्वारा अब एक्शन लिए गए, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है, पाकिस्तान वो बच्चा है कि जो एग्जाम से 2 दिन पहले ही किताब खोलकर बैठता है। तो अभी फरवरी आ गई है, तो फरवरी में उसका डिसीजन आना है, अभी रिव्यू किया जाना है। तो पाकिस्तान को लगने लगा अब तो कुछ कर लेते हैं, तो अब उठाकर इनके ऊपर केस चलाए, और केस भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग के, यानी कि जो लोग मारे गए हैं उसमें वो सारी चीजें, उनके ऊपर कोई मुद्दा नहीं है, बस टेररिस्ट फाइनेंसिंग के केस इसके ऊपर चलाए गए हैं अभी। तो टोटल 27 पॉइंट देते पाकिस्तान को, यानी कि 27 चैप्टर थे जो पाकिस्तान को पढ़ने थे एग्जाम से पहले। तो भाई साहब ने 27 पढ़े तो जैसे तैसे, पर लेकिन रो रो कर पढ़े, और कुछ गिरते चिरते, कुछ पढ़ लिए, कुछ स्किप कर दिए, ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो उन्हीं को रिव्यू किया जाएगा कि पाकिस्तान ने कितनी सही तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट किया है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और एफएटीएफ को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को अकाउंटेबल ठहराया जा सके, और इसी के साथ में जो भी वोक द टॉक, यानी कि एक तरीके से जो बोला है उसके ऊपर काम करें। जीरो टॉलरेंस होना चाहिए टेररिज्म के खिलाफ। तो ये एक्टिविटी है। तो हमारी कंट्री काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है, पाकिस्तान को इसी लिस्ट में रखा जाए, और ताकि पाकिस्तान के ऊपर एक कमांड कसी जा सके और पाकिस्तान को सुधारा जा सके। क्योंकि तालिबान के बारे में बात करें, अफगानिस्तान के अंदर जो मैक्सिमम प्रॉब्लम हो रही है आज के डेट में, उसमें भी काफी बड़ा हाथ है आज के डेट में, अगर बात करें आप लोग किसका, पाकिस्तान का। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे मुद्दे हैं जो आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर बनकर जा रहे हैं, वो आप लोगों को पता है, आप लोगों से मॉर्निंग में काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। तो कौन सी बार हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर बन रहे हैं, बताइए तो जरा। और पहली बार कब बने थे, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बताइए आप लोग, पहली बार कब बने थे और लास्ट टाइम कब बने थे, और अब तो बनी रहे, वो तो आप लोगों को पता ही चल गया। तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, जो कि काफी प्यारा आर्टिकल है। और ये जो आर्टिकल है, ये किसी इंसान के द्वारा रायता फैलाया जा रहा है, उसको समेटने की कोशिश की जा रही है इस आर्टिकल में। रायता कौन फैला रहे हैं, देखो कितना प्यारा सा चेहरा है बंदे का मतलब ये ऐसा काम करके जा रहा है, कोई भी चला जाए, यूएसए में कोई प्रेसिडेंट आ जाए, तो इसका डिस्कशन जरूर होगा कि हाँ एक ऐसा भी इंसान आया था। अभी यहां पर इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो चचा डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो ये जो इनके फूफा हैं यहां पर, जो बाइडेन उनके सर में दर्द कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। फिलहाल अभी प्रेसिडेंट ये थे, ये हैं 20 तारीख तक हैं, अभी झेलो इनको। ठीक है, 45 से प्रेसिडेंट। अभी यहां पर ये जो आए हैं, ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट यहां पर बनकर आए, तो ये 46वें प्रेसिडेंट है, जब इनके बाद में सेकंड नंबर पर ही आ रहे हैं। ठीक है, ये यहां पर इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है रिपब्लिकन, और इनकी पॉलिटिकल पार्टी है डेमोक्रेट्स। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। अभी बात करेंगे क्यूबा के बारे में। पहले आप लोग क्यूबा को मैप में निहार लीजिए, ताकि आप लोग समझ सके कि किसके ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहा है ये इंसान। अपनी प्यारी कंट्री ये है, यहां से कंपेयर करिएगा तो ये हो गया क्यूबा। ठीक है, तो यहां पर कैरेबियन कंट्री के अंदर आप लोग क्यूबा देखने को मिलेगा। तो समझते हैं क्या क्या कंडीशन चल रही है, आखिर क्यों न्यूज में है। देखिए, क्यूबा जो है वो काफी लंबे समय से यहां पर जो यूएसए की रडार पर रहता है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था, क्यूबा जो है वो यहां पर यूएसएसआर का साथ दिया करता था। आप लोगों ने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में पढ़ा होगा। ये जो बात है ये उन दिनों की है जब इंडिया और चाइना की भी आप लोगों ने लड़ाई देखने को मिली। तो 1962 की बात की जा रही है। ठीक है, तो 1962 में यहां पर ये देखने को मिलता हमारी कंट्री और चाइना के बीच में झड़प। अभी यहां पर क्यूबा के अंदर क्या किया गया था, क्यूबा के अंदर जो सोवियत यूनियन है यानी कि यूएसएसआर है, उसने अपनी जो न्यूक्लियर आर्म जो बेसिकली थे वो स्टेब्लिश कर दिए थे। और समझिए आप लोग, ये क्यूबा हो गया और ये हो गया यूएसए।
तो ये जो था एक तरीके से ये माना जा रहा था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को यहां पर बुलावा देता हुआ नजर आ रहा था। पर लेकिन फिर यहां पर बात चली लगभग 13 दिनों तक, तो उसके बाद में फिर जो चीजें हैं उनको नॉर्मल किया गया और फिर यहां से सिचुएशन जो है वो नॉर्मल की गई। तो क्यूबा तब से यहां पर यूएसए की आंख में खटकता है, क्योंकि क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री है, ये अपने यहां सोशलिज्म को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि यूएसए कंप्लीटली कैपिटलिज्म कंट्री है, प्रॉफिट बेस के ऊपर काम चलता है। तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर बात करें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से लेकर तब से अब तक, तो आप लोग जानते हैं कोई एक बार ऐसी हरकतें कर दे तो वो आंख में खटकता रहता है। तो अब उसको अच्छे से रहना चाहिए क्यूबा को, अगर कोई भी गलती करेगा तो तुरंत यूएसए जो है वो उसको चपेट लगाएगा। तो अभी क्या बात आ रही है यहां पर निकल कर, जैसे इससे पहले प्रेसिडेंट थे क्यूबा के नहीं, यूएसए के, वो थे बराक ओबामा। बराक ओबामा ने क्या किया, नॉर्मल रिलेशन करने की कोशिश की, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो कसम खा रखी है जो बराक ओबामा साहब करके जा रहे हैं उनका सबका उल्टा करना है, तो वही काम यहां पर ये कर रहे हैं। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, अभी देखिए यहां पर ये इंटरेस्टिंग टर्म लगती है, हमारी कंट्री में मोदी गवर्नमेंट बोली जाती है और यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूएसए की गवर्नमेंट है। हमारी कंट्री में क्या बोलते हैं, मोदी गवर्नमेंट। ये सारे आर्टिकल में भी लिखते हैं, तो इतना जनरल टर्म हो गया। मैं भी बहुत बार बोलता हूं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, पर लेकिन वो एक तरीके से गलत टर्म है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ना कि मोदी गवर्नमेंट या फिर मनमोहन गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, मनमोहन एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, बराक एडमिनिस्ट्रेशन है, यूएसए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके द्वारा जो क्यूबा को फिर से यहां पर एक तरीके से बोला गया कि ये टेररिज्म को फैला रहा है, तो इसलिए इनके ऊपर सैंक्शन लगाने चाहिए। तो यूएसए के जो सेक्रेटरी हैं स्टेट मैक पेम्पियो पूरा साथ देते हैं डोनाल्ड ट्रंप का, भाई साहब चट्टे बट्टे एक थाली के। तो यहां पर इनके द्वारा जो यहां पर 10 जो यहां पर कोलंबियन जो रिबेल है बोला गया, उनको यहां पर सपोर्ट किया जा रहा है अभी क्यूबा के द्वारा। और वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो, जो कि यहां पर एक तरीके से बोला जाता है डिक्टेटरशिप की तरीके से काम यहां पर कर रहे हैं, तो उसको भी यहां पर ये सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा मानना है डोनाल्ड ट्रंप का। तो सपोर्ट कर रहे हैं यहां पर इंटरनेशनल टेररिज्म को, तो इसके चलते इनके ऊपर यहां पर अभी एक प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। और कैरेबियन यहां पर जो क्यूबा है उसको ईरान, नॉर्थ कोरिया और जो सीरिया की कैटेगरी में रख दिया है इनके द्वारा। समझ रहे हैं आप लोग क्या कंडीशन यहां पर चल रही है। तो इसके चलते यहां पर क्यूबा के ऊपर सैंक्शन लगाए जाएंगे, तो क्यूबा और प्रॉब्लम फेस करता हुआ नजर आएगा। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले बात की थी क्यूबा के बारे में। क्यूबा में कई सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी देखने को मिल रही है। 2 करेंसी है क्यूबा में, क्यूबन पीसो और क्यूबन कन्वर्टेबल पीसो, तो इसको हटाने की बात कर रहे हैं क्यूबा के अंदर में। और ये कैरेबियन कंट्री यहां पर ऑलरेडी प्रॉब्लम जो है कई सारी देखने को मिल रही है। हवाना इसकी कैपिटल होगी, ऊपर आप लोग देखते हैं ये हो गया क्यूबा, ये हो गया हवाना कैपिटल। बहामास आइलैंड देखना यहां पर, ये हो गया हैती, ये हो गया जमाइका उसेन बोल्ट और केमन आइलैंड। आप लोग देखिए जमाइका के बारे में अगर किसी से बात करें तो तुरंत उसेन बोल्ट याद आता है। कुछ ऐसा काम करके जाओ यार, अगर कोई आप लोगों से बात करे जैसे सचिन तेंदुलकर इंडिया का है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग देखते हैं, तो इस तरीके से कुछ ऐसा काम करो कि अगर आपका नाम लेते तुरंत आप लोग की कंट्री का नाम याद आए, तो वो है जिंदगी जीने का सही तरीका। तो अगर बात करें यहां पर क्या बात की जा रही है, बात की जा रही है अभी रिसेंटली कि यहां पर अभी रिसेंटली कई सारी प्रॉब्लम चल रही है, अब और सैंक्शन लगाए जाएंगे तो दिक्कत और ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अभी रिसेंटली जो यहां पर क्यूबा के बारे में बात करें तो उनका यह मानना है कि वो एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं ताकि कोलंबियन जो भी रिबेल है वहां शांति लेकर आई जा सके। और वेनेजुएला में भी यहां पर ये अपनी कंट्री के हिसाब से जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो यूएसए जो बोल रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ यूएसए का ओपिनियन क्या है उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारी कंट्री के हिसाब से नहीं है कि ईरान के खिलाफ यूएसए का मोड चेंज हो गया तो हमने भी अपना मोड चेंज कर दिया, नहीं, इनको मतलब नहीं पड़ रहा है यूएसए क्या कर रहा है, हमारे कैसे रिलेशन होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट है इनसे यूएसए के रिएक्शन से। तो ये एक अच्छी चीज लगी मुझे यहां पर, जो कि यहां पर डर नहीं रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने क्या किया, नए जो अभी फिलहाल नए प्रेसिडेंट को जो हैंड ओवर कर जाना चाहते हैं, तो वो इतना रायता फैलाना चाहते हैं ताकि वो आकर इस रायते को समेटने में लगे रहें। तो जो बाइडेन जो है उनको सबसे पहले तो आते ही जो ये क्विक जो अभी मूव लिया गया यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा, इसको अपोजिट करना चाहिए आते ही, जो कि काफी टफ रहेगा। क्योंकि पास्ट में हिस्ट्री उठाकर देखो तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में मैंने बात किया, तो कोल्ड वॉर के टाइम से यहां पर काफी रूखापन रहता है यहां पर अमेरिका के अंदर क्यूबा को लेकर। तो अब कैसे इसको सुधारा जाएगा, सुधारने की कोशिश की गई थी, ऐसी बात नहीं है, प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब के द्वारा सुधारने की कोशिश की गई थी। तो उन्होंने क्यूबा के अंदर जो बेसिकली जो प्रतिकूल, देखिए ऐसा होता है आप लोगों के साथ में किसी के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है, तो स्टार्टिंग में इंसान क्या करेगा, अगर उसके साथ में अच्छे रिलेशन करने की बात भी कर रहे हैं तो वो ये करेगा कुछ ना कुछ धोखा दे सकता है यार, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो हालांकि इनके द्वारा चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश की गई, पर फिर भी कुछ ऐसी चीजें थी जो पास्ट की बची हुई थी जिसकी वजह से रिलेशन जो है उतने नॉर्मल नहीं हो पाए जितने करना चाह रहे थे। तो बराक ओबामा ने ट्राई किया और चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश की, पर लेकिन फिर अब यहां पर आकर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उन्होंने 180 डिग्री का शिफ्ट मारा यहां पर, जिसकी
जिसके चलते और ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर बढ़ गई है। तो इसके चलते जो यूएसए है वो क्यूबा को अभी फिलहाल उसके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं और पास से यहां पर सैंक्शन लगाता हुआ आ रहा है। तो यहां पर जो फिदेल कास्त्रो उसको लेकर यहां पर जो बातें चलती थी, जब से उसने यहां पर जब से यहां पर उड़ा, उसका ऐसा लग रहा था कि यहां पर जैसे ही यूएसएसआर का विघटन होगा तो यहां पर चीजें चेंज होगी, पर लेकिन यूएसएसआर चला गया, पर लेकिन यहां पर जो क्यूबा और जो रशिया रिलेशन है वो नहीं सुधरे, वो ऐसे के ऐसे ही चलते रहे। यानी कहने का मतलब ये सिचुएशन ऐसी बनी रही। पर फिर भी जो नई जनरेशन आती है उनका नया सोचने का तरीका होता है, तो ये बोलते हैं कि यार जो चल रहा है उसको छोड़ो, अब फिर से नई जनरेशन है। तो नए तरीके से अमेरिका के अंदर यहां पर बोला गया कि फॉरेन पॉलिसी चेंज कर लाओ क्यूबा के लिए। तो क्यूबा के लिए फॉरेन पॉलिसी चेंज करने की कोशिश की गई बराक ओबामा साहब के द्वारा, पर डोनाल्ड ट्रंप साहब को वो चीजें पसंद नहीं है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जस्ट अपोजिट किया जो बराक ओबामा साहब करके गए। बराक ओबामा साहब ने रीस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई टाई क्यूबा के साथ में, ओपन की अमेरिका की एम्बेसी यहां पर क्यूबा के साथ में, उसी के साथ में ट्रेवल भी किया इन्होंने हवाना यानी कि क्यूबा के अंदर में एक नई बिगिनिंग को स्टार्ट देने के लिए। तो काफी अच्छा रोल प्ले किया, पर लेकिन ये कहां तक टिकने वाला था, वो तो डोनाल्ड ट्रंप के आते ही सारी चीजें उल्टी हो गई। तो अभी यहां पर काफी सारा कॉन्फिडेंस इनके द्वारा बिल्ड किया गया था और एक ग्रेजुअल नॉर्मल रिलेशन होंगे। ऐसे ही तो ग्रेजुअल होते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि अगर किसी के साथ में आप लोगों की लड़ाई हो रही है तो कुछ स्टेप आप लोग उठाओ, कुछ स्टेप सामने वाला उठाएगा तो सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। दोनों अगर आप लोग अपनी अपनी जगह पर टिके रहोगे और आगे चीजों को लेकर नहीं चलोगे तो सिचुएशन नॉर्मल नहीं होने वाली है। तो ऐसे आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए। तो यूएसए जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है और जो चाइना के साथ में नॉर्मल रिलेशन बना सकता है, जो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और वो फ्लोरिडा के एक छोटे से कोने पर एक कंट्री है जिसका नाम है क्यूबा, उसके साथ में अपनी तनातनी लगाए बैठा है। यानी कि जो आज की डेट में बेस है जिस आइडियोलॉजी का, उसके बारे में तो आप लोग नॉर्मल रिलेशन कर बैठ गए 1970s में, पर लेकिन इसके साथ में नॉर्मल रिलेशन नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट चलता है। चाइना आज के में काफी अच्छे लेवल पर पहुंच चुका है, तो चाइना के साथ में मिलकर काम करना बनता है, पर लेकिन क्यूबा के साथ में नहीं। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट यहां पर चल रही है, यानी कि जब इंसान लाइफ में कब सही डायरेक्शन में चलने लगता है ना, तो सब उसके पास में आने लगेंगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन जब जब वो बर्बाद होता रहता है तो अच्छे अच्छे लंगोटिया यार भी लंगोट छोड़कर भाग जाते हैं उसकी। तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो इसीलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन गुर्बत में आप लोगों के साथ में थे और कम से कम उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। जो इंसान गुर्बत में आप लोगों के साथ में रहेगा ना, उस इंसान को कभी मत छोड़ना, क्योंकि खुशी में तो बहुत सारे टिमटिमाते हुए आप लोगों के पास में आ जाएंगे सितारे, उनको देखकर अपनी लाइफ में चकाचौंध महसूस मत करना, क्योंकि वो जैसे ही रोशनी जाएगी तुरंत वो वहां से टिमटिमाते हुए निकल लेंगे। तो इसलिए लाइफ में ये चीजें जरूर रखिए, कुछ ऐसे इंसान लाइफ में जरूर रखिए जो ट्रस्टवर्दी हो, जिनके ऊपर आप भी उनके लिए ट्रस्टवर्दी बनिए, यानी कि वो आप लोगों के लिए ट्रस्टवर्दी बने और आप लोग नहीं बन रहे हैं। तो ये चीजें दोनों तरफ से होती है, ये चीजें दोनों तरफ से चलती है। तो इसी के चलते बात की जा रही है। अभी यहां पर नॉर्मल करने की कोशिश की गई थी, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आकर फिर से काम करते तो जो बाइडेन को और यहां पर काम सौंप कर जा रहे हैं। एक तो ईरान वाला काम सौंप ही रखा है, अब इधर से एक और काम सौंप कर जा रहे हैं और अभी कुछ दिन बचे हुए हैं। 14 तारीख है भैया, आज अभी 6 दिन और बचे हुए हैं, तो 6 दिन में देखते हैं कितने छक्के मारते हैं यहाँ पर अभी। तो इसके चलते अभी बात करें तो देखते हैं कैसे सिचुएशन होगी। तो इसको रिवर्स करेंगे प्रोसीजर को या क्या चलेगा। तो बाइडेन साहब के सामने अभी कई सारी चीजें जो गड़बड़ी चल रही है उसको कैसे सुधारेंगे, तो वो सारे मुद्दे देखने को मिलेंगे। तो लोकेशन बेस्ड पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आसपास वाले जो रीजन होते हैं आप लोग बोलें कहां से आ गया, तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। आइए आगे चलते हैं। काफी इंपोर्टेंट जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों से बताऊंगा। ये जो आर्टिकल है ये हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो किसान भाई काफी लंबे समय से यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई सारे लोगों की जान भी जा चुकी है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो कंडीशन काफी ज्यादा खस्ता बनी हुई है वहां पर। तो इसके चलते अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरवीन किया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरवीन करके ये बोला गया कि भैया इसको नॉर्मल करो रिलेशन को। पर लेकिन जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है वो अप टू द मार्क नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी नहीं है। अब यहां पर वो तो बात मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल नहीं सॉरी, ये जो आर्टिकल है बेसिकली 2 आर्टिकल के बारे में बात करेगा जो हमारे संविधान में, एक था आर्टिकल 122, ठीक है, दूसरा है आर्टिकल 100, ठीक है। तो पहले आर्टिकल 100 के बारे में आप लोगों से बात करता हूं, फिर आर्टिकल 122 के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। आर्टिकल 100 हमारे संविधान में क्या बातें बोलते हैं। आर्टिकल 100 हमारे संविधान में 3 बातें बोलते हैं। एक तो ये बोलता है कि सदन में वोटिंग कैसे होनी है, यानी कि अगर कोई बिल वगैरह पास होने हैं तो हमारे सदन में वोटिंग कैसे होनी है। पहला मुद्दा तो इसका ये चलता है। दूसरा मुद्दा इसका ये चलता है कि अगर वैकेंसी है हाउस के अंदर तो फिर कैसे आप लोगों को काम करना है। यानी कि पता चला कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है
वो अभी यहां पर उसके हाउस के अंदर है नहीं है, वो एक तरीके से कई सारों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो वैकेंसी चल रही है, तो उस टाइम पर कैसे काम चल रहे हैं। तीसरा पॉइंट यहां पर ये बोलता है आर्टिकल, ये बोलता है कि मिनिमम कोरम कितना होना चाहिए, यानी कि कम से कम यार इतने मेंबर तो होने चाहिए, ठीक है। जैसे मिनिमम कोरम 5000 रख दिया मान लीजिए, ठीक है, 5000 रख रखा आप लोगों के लिए मिनिमम कोरम, सुबह उठ जाओ तो आप लोगों के लिए कुछ होगा, पर लेकिन आप लोग कोरम कंप्लीट नहीं करें तो इसलिए जो चीजें हैं वो सस्पेंड कर दी जाती हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जब इंटरेस्ट ही नहीं है आप लोगों का सदन में आने में तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बन जाता, तो मिनिमम तो लोग आने चाहिए ना, जो आप लोग यहां पर कुछ काम करेंगे तो तभी उस चीज का महत्व भी रहता है। वरना ढोल बजाए जो कोई डांस नहीं कर रहा है, क्या मतलब उस ढोल को बजाने का, तो इसका मतलब तो घर जाके बजा लो यार, सड़क पे क्यों बजा रहे हो, लोग सुन ही नहीं रहे हैं उसको, तो वो मतलब है। तो यानी कि 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा जो आर्टिकल 100 बात करता है। तो एक तो करता है यहां पर कि वोटिंग होनी चाहिए किस तरीके से, दूसरा यहां पर करता है कि वैकेंसी अगर है तो कैसे काम चलेगा, और तीसरा मिनिमम कोरम। तो अब अगर बात करें जो वोटिंग के बारे में, तो यहां पर मेजोरिटी का डिसीजन होना चाहिए। अगर वोटिंग के बारे में कुछ आप लोगों को पास करना है तो मेजोरिटी का डिसीजन होना चाहिए। नॉर्मली अभी जब यहां पर फार्म बिल पास किए गए तो सबने क्या किया, यहां पर एक तरीके से जो नॉर्मल वोटिंग होती है वो वाला वोटिंग का प्रोसीजर देखने को नहीं मिला, वॉइस वोट से काम चला दिया, यानी कि हाँ यस यस बोल देते हैं इस तरीके से, तो वो वाला काम चला दिया। तो उसमें प्रॉपर काउंट भी नहीं किया जाता है कि कौन कौन क्या क्या बोल रहे हैं, तो प्रॉपर बस ऐसे है कि हाँ आनंद फानन में पास करके उसको रख दिया। तो एक तो ये वाला मुद्दा यहां पर बोला गया है, ठीक है, तो इसको यहां पर देखना पड़ेगा कि भैया क्या ये सही है, तो इसको समझना पड़ेगा। दूसरा बात करें यहां पर, देखिए एक मुद्दा आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर यहां पर वैकेंसी है, ठीक है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वैकेंसी रहेगी तो आप लोग यहां पर काम नहीं कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, और जो डिसीजन होंगे वहां पर वो वैलिड माने जाएंगे, ये संविधान बोलता है हमारा। इसी के साथ में अगर किसी के ऊपर केस भी चल रहा है ना, और वो भी पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, तो उसको भी वहां पर उस टाइम पर पार्टिसिपेट करेगा तो वो भी वहां पर वैलिड माना जाएगा, उसको आप लोग जो प्रोसीडिंग उस टाइम पर चल रही है उसको नल एंड वॉइड करार नहीं दे सकते। और जो टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका 10% यहां पर अवेलेबल होना चाहिए कोरम के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि जिस तरीके से इसको फॉलो करके चलना चाहिए था जो संविधान में लिखा हुआ है, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड करार दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई सारे ऐसे आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि भैया एग्रीकल्चर जो है ना वो स्टेट लिस्ट में आता है। हमारे संविधान में 7वां शेड्यूल है, 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अगर कोई एक्ट बातें यहां पर रखी गई जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सेंट्रल लॉ बनाएगा। स्टेट लिस्ट में बात करें एग्रीकल्चर हो गया, स्टेट लॉ बनाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में बात करें एजुकेशन हो गया, तो यहां पर दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। तो ऐसे आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। तो ये मुद्दे जो है यहां पर ये एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, पर लेकिन इसको सेंट्रल लॉ बना रहा है तो उसको लेकर भी कई सारी बातें बोलेगी, पर सेंटर बोल रहा है कि हम लोग उसको इस तरीके से नहीं देख रहे हैं। सेंटर क्या कर रहे हैं, अगर कोई बिल पास कराना है तो एक तो होता है नॉर्मल तरीके का बिल लेकर अगर आप लोग आएंगे तो उसमें प्रॉपर एक तरीके से वोटिंग होगी राज्यसभा के अंदर भी, तो कोशिश करते हैं कि नॉर्मल तरीके के बिल को मनी बिल में कन्वर्ट कर दें। मनी बिल में जो होता है राज्यसभा के हाथ में ज्यादा पावर नहीं होती है, तो इसलिए मनी बिल को कन्वर्ट करके ले जाते हैं। इसी तरीके से कई सारे ऐसे बिल पास किए गए, तो बाईपास करने की कोशिश की जाती है, तो ये गलत तरीका है। प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को आप लोग फॉलो करके चलो। अब आर्टिकल 122 के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल जो 122 है उसमें क्या बातें बोली जा रही है। आर्टिकल 122 ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोटेक्शन है, जो हमारे हाउस हैं उनका जुडिशियल रिव्यू होगा, यानी कि हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर जो हाउस है वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कर रहे हैं, वहां पर प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, फिर नंगा डांस कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ठीक है। यानी कि वो अपना काम कर रहे हैं, उनको जैसे अच्छा लगता है निक्कर पहन के उनको वहां पर आना है, या फिर उनको निक्कर बनियान में टी शर्ट पहन के आना है, तो वो उनकी अंदर की बात है, उनको जो सुटेबल लगे वो काम कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेशन होगा तो यहां पर जुडिशियल रिव्यू होगा। ये यहां पर बोला गया था राजा रामपाल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि यहां पर तब जुडिशियल रिव्यू होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर उसको जुडिशियल रिव्यू अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेशन हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेशन ऑलरेडी आर्टिकल 100 में इन फार्म एक्ट को पास करने में किया जा चुका है, तो इसलिए यहां पर इनको फोकस देकर चलना चाहिए कि कैसे इनको हटाया जा सकता है। तो ये 2 आर्टिकल है यहां पर जो कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करते हैं, खासकर इसके बारे में और कैसे पार्लियामेंट के अंदर वर्किंग होनी चाहिए, तो इसके बारे में बात की जाती है। अभी एक हल्का सा ओवरव्यू देता हूं। हमारी कंट्री में 3 ऐसे लॉ हैं जिनको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। द फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, द फार्मर इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो यहां पर जो ये एक्ट है इनको लेकर हमारी कंट्री में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें ये जो एपीएमसी मार्केट होती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जिनको मंडी बोलते हैं, उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ट्रेड एरिया लाकर, ट्रेडर लाकर यहां पर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को कमजोर कर और मार्केट फी को हटाकर, तो ये सारे मुद्दे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एक और मुद्दा यहां पर यह है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर, जिसमें सब्सिडी को हटाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसके चलते यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में है चीजें, यानी कि ये वो मुद्दे हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री के जो किसान है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जिसके चलते यहां पर अभी रिसेंटली ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी जो कमेटी लाई गई
गई है, जिसमें यहां पर वो सारे वो लोग हैं उस कमेटी के अंदर जो ऑलरेडी बोल रहे थे कि ये सारे एक्ट जो है वो सही है, तो वो भी इंडिपेंडेंट कमेटी नहीं है, तो उसको भी आप लोग को अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा। तो ये बातें यहां पर बोली गई हैं, ठीक है। तो ये था आज का इंटरेस्टिंग आर्टिकल, आई होप कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे डिटेल में। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट यहां पर आप लोगों के सामने है, इसको मैंने शेयर कर दिया ऑलरेडी टेलीग्राम पर भी, थोड़ा सा जूम कर वहां पर भी आप लोग देख लेना। बात की जा रही है यूएन के बारे में, यूएन के द्वारा यहां पर दो माइग्रेंट जो बात की जा रही है यहां पर माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स। तो अगर आप लोगों से पूछे कोई माइग्रेंट इंटीग्रेशन जो पॉलिसी इंडेक्स है यहां पर, ये इसके बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे तो इसके बारे में याद रखना ये यूएन से रिलेटेड है। तो इसमें अभी रिसेंटली यहां पर जो पब्लिश की गई है तो उसके बारे में बात की जा रही है। 52 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी और इसमें 0 वर्स्ट पर आता है और 100 बेस्ट पर आता है। तो ये पॉलिसी इसमें देखने को मिलती है। तो यहां पर अगर बात करें तो किस किस चीजों को लेकर यहां पर क्या क्या कंट्री काम कर रही है, जैसे बात करें लेबर को लेकर, फैमिली रीयूनियन को लेकर, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, पॉलिसी पार्टिसिपेशन को लेकर, परमानेंट रेजिडेंसी को लेकर, इसी के साथ में जो एक्सेस टू द जो एक तरीके से नेशनलिटी, ठीक है, तो उसको लेकर यहां पर नेक्स्ट यहां पर एंटी डिस्क्रिमिनेशन चीजों को लेकर, तो इनके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो अगर इस तरीके से आप लोग देखकर चलते तो हमारी कंट्री की जो रैंक है तो वो लास्ट में है, 52nd पोजीशन पर है। हेल्थ इंडिकेटर को लेकर अगर आप लोग बात करते हैं तो कई सारे इंडिकेटर ऐसे देखने को मिलेंगे, जैसे हमारी कंट्री जैसे एक्सेस टू अगर बात करें यहां पर नेशनलिटी 49 है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन में 52वें नंबर पर है, एजुकेशन में 45वें नंबर पर है, फैमिली यूनियन में हालांकि 6 नंबर पर है, हेल्थ में 52वें नंबर पर है, लेबर मार्केट मोबिलिटी में 51वें नंबर पर है, परमानेंट रेजिडेंस में 50वें नंबर पर है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में 49th नंबर पर है। यानी कि नीचे से टॉप कर रहे हैं हम लोग यहां पर 52 कंट्री में, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये जो इंडेक्स है ये हमारी कंट्री की जो खस्ता हालत है वो यहां पर दिखा रहे हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों से बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इंडेक्स के बारे में, तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहां पर ये बता दिया, ठीक है। अगर यहां पर ढंग से नहीं दिख रहा है तो कोई नहीं, आप लोग टेलीग्राम से जाकर इसको देख लेना। अब क्वेश्चन आप लोग यहां पर जो मैंने आप लोगों से पूछा था, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिए। आप लोगों से मैंने पूछा था यहां पर मेलास्पिन ग्लेशियर के बारे में, तो यहां पर इसके बारे में बात की जाए तो बोला जा रहा है कि ये सदर्न ईस्टर्न अलास्का के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये लार्जेस्ट पेडमोंट ग्लेशियर है इन द वर्ल्ड। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नॉट 2। सही आंसर क्या है ये बताइए, उसके बाद में आंसर देखना। सही आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर बोला गया ना यहां पर पेडमोंट ग्लेशियर, इसका मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर जो ग्लेशियर जो होता है उससे निकलकर कोई एक इस तरीका बल्ब नुमा आकृति बन जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर, ठीक है। तो इसको यहां पर इस कैटेगरी का ग्लेशियर बोला जाता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखेगा तो यहां पर ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को नजर आएगी, तो ये हो गया गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात की जा रही है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और डिसलाइक कर बताइएगा, डिसलाइक कर बताइएगा कि टाइम वेस्ट हो गया और लाइक कर बताइएगा कि टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज किया है। तो फीडबैक देकर जरूर जाना, कहने का मतलब ये है। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, और भी कई सारी चीजें मिलती हैं, आप लोग यहां पर कनेक्ट रह सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।